सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 23 टेस्टिंग कन्वेंशनल एप्लीकेशन देख रहे हैं। डिराइविंग टेस्ट केसेस। अब टेस्ट केसेस हम कैसे निकालते हैं? हमने डिजाइन में कुछ एल्गोरिथम लिखे होंगे, या कोई फ्लोचार्ट बनाया होगा, या कोई डेटा फ्लो डायग्राम बनाया होगा, क्योंकि हमें अंदाजा है कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करने वाला है। तो वहीं से, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बहुत छोटा सा एक कोड है और ये पीडीएल में है। पीडीएल यानी कि आपका प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपका एल्गोरिथम है। सिंपल एल्गोरिथम है एवरेज निकालने का, मतलब जितने भी नंबर दें उनको जोड़ दीजिए और जितने नंबर है मतलब काउंट उससे डिवाइड कर दीजिए। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इस एल्गोरिथम को हम कन्वर्ट करेंगे, इस एल्गोरिथम को कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, फ्लो ग्राफ इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यहां से हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के हमें अपर बाउंड पता चल जाएगा, या हमें नंबर पता चल जाएंगे कि कितने टेस्ट केसेस बनाने हैं और हर एक टेस्ट केस में कौन सा पाथ हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो कैसे करते हैं, अब यहां पर इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताता हूं कि ये कोड है, ये सब इसमें कमेंट है, यहां पर कुछ आपके डिक्लेरेशन चल रहे हैं। यहां हमारा जो मेन मुद्दा रहता है, आपको याद होगा जब हमने फ्लो चार्ट से कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया था तो उसमें हमने ये देखे थे, ये क्या थे? डायमंड। डायमंड जो है ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट थे, यानी कि हाँ तो यहां, ना तो यहां, इस तरीके से हम गए थे। तो हमारा सारा ध्यान इस पे था, इसी को हमने प्रेडिकेट नोड भी बनाया था। यहां पर भी हमारा ध्यान इसी पे है। तो अब सबसे पहले ये गोले कैसे बनेंगे, हमें बनाने क्या है? ये गोले बनाने हैं। गोले को हम कहते हैं नोड, और जो भी यहां एरो बनेगा उसको कहते हैं हम एज या लिंक, और इसको कंबाइन कर देंगे तो आपका एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ बन जाएगा। यहां पर देखिए, यहां से पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है ये डू व्हाइल, और इसके पहले 1 2 3 ये जितने भी हैं इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है, डिक्लेरेशन है। यहां पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है, कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे इफ एल्स होता है ना, अगर इफ तो ये होगा, एल्स तो ये होगा, तो ये जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से काम चलेगा, वही कंडीशन है यहां पर। तो डू व्हाइल क्या करता है, इसको बार बार चलाएगा, लेकिन डू व्हाइल पे जैसे ही आप आएंगे, यहां से यहां तक हमने दे दिया 1, तो पहला गोला बन गया, ये फर्स्ट गोला बन गया। उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। इसके आगे आप देखिए, ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन ये दोनों जो है ये आपके कंपाउंड स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आपको मैंने बताया था कंपाउंड स्टेटमेंट में हमको अलग से नोड बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए इसको हम कहेंगे सेकंड नंबर, इसको हम कहेंगे थर्ड नंबर। मतलब ये भी सही गलत हो सकता है, ये भी सही गलत हो सकता है। इसका मतलब ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, और ये एंड, मतलब ये दोनों के दोनों जब ट्रू होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये ब्रांचिंग की कंडीशन है। तो हमने ये 2 लिया, यहां डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये 3 आएगा तो यहां डाल दिया, ये तीसरा हो गया। लेकिन अब 2 और 3 में हाँ या ना दोनों हो सकते हैं, तो 2 से भी एक एरो निकलेगा और 3 से भी एरो निकलेगा। अब ये जाएगा कहां खत्म होगा? जहां पर डू व्हाइल एंड होगा। डू व्हाइल कहां एंड हो रहा है? डू व्हाइल आपके एंड डू पे यहां एंड हो रहा है, तो इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। तो यहां पर हमने 10 बना दिया, उसको 10 नंबर दिया है। नेक्स्ट पे जाते हैं, ये 2 3 हो गए। अब 4 एक सिंपल इंक्रीमेंट है, क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा, तो हमने एक 4 बना दिया। ये 3 और 4 को आप कंबाइन कर सकते थे, 4 और 5 को कंबाइन कर सकते थे, ऐसे 3,4 लिख सकते थे या 4,5 लिख सकते थे, लेकिन चलिए ऐसे चलने दीजिए इसको। अब हम आपके 5 पे आ गए। ये जो 5वां है ये इफ कंडीशन है, और इफ कंडीशन के अंदर भी आपका ये और ये 2 है। तो यहां पर क्योंकि एक ये कंडीशन हो गई और डू व्हाइल के अंदर चल रहा है, तो एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई, तो 5 और 6। आप चाहें अगर टेस्ट केसेस बनाना चाहें, या फिर आपको लगता है कि मैं इस इफ को भी एक नंबर दूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको 5 दे देते हैं, इसको 6 दे देते हैं। 5 और 6 पे आ गए, और ये जैसे मैंने बताया ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ये भी ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तो 5 से भी निकलेगा एक एरो, 6 से भी एक निकलेगा एरो, और एक कहां जाएगा? जब इफ एंड होगा। तो इफ एंड कहां हो रहा है? एंड इफ पे। तो इसके बाद कौन सी चीज आ रही है? 8, तो यहां पर 8 पे आ जाइए आप। ओके, इसके बाद क्या होगा? जैसे 8 है, नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रही है आपकी? 9। तो
क्योंकि डू वाइल है, इसको एंड भी करना पड़ेगा। मैंने बताया था हर एक जो एज है वो कहीं ना कहीं एंड होनी चाहिए। तो हमारे 9 पे एंड हो गया, इधर पे हम एंड डू पे आ गए। अब 9 के बाद अगर ये चलता रहेगा तो आपको दोबारा इस पे जाना पड़ेगा। कहां पर? ये इस में दोबारा जाना पड़ेगा आपको, मतलब ये कंडीशन दोबारा चेक करनी पड़ेगी, फिर ये करनी पड़ेगी, तो आपको 2 पे दोबारा जाना पड़ेगा। तो 9 से हम उठ के यहां पर दोबारा 2 पे चले गए। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक 7 की कंडीशन बच रही है। तो 6, अगर ये 6 है, ट्रू है या फॉल्स है, इस 6 के हिसाब से हम कहां जा रहे हैं, मतलब अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो यहां पर हम 7 पे चले गए। और अगर अब 7 हो जाता है तो आप यहां पर इस पे 8 पे आ गए। क्यों? क्योंकि 7 इसके जस्ट बाद में है, 8 पे एंड इफ के बाद। तो यहां पर आपने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो बनाने का तरीका है, अच्छा हाँ 9 के बाद 2 पे गए थे ना, हाँ चले गए, तो ये हो गया। अब ये जो मैंने आपको बताया है ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि जहां जहां कंडीशन हो वहां वहां आपको नंबरिंग करनी है और ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है। कई बार ये नहीं दे सकते, कई बार आपको देना होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम वेट देंगे, वेट कैसे देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत आसानी से हमने एक ग्राफ बना लिया। अब आपको मैं फिर से बताता हूं कि जो बेसिस पाथ टेस्टिंग होती है वो हम प्रोसीजरल डिजाइन या सोर्स को डायरेक्ट लगा सकते हैं उस पर। आप एल्गोरिथम पे लगा सकते हैं, आप फ्लो चार्ट पे लगा सकते हैं, आप डेटा फ्लो डायग्राम पे लगा सकते हैं, आप सोर्स कोड पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ये मैंने बताया, एवरेज लिया हमने, पीडीएल में था, ये एल्गोरिथम था, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे हम टेस्ट केस निकालते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं। तो क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला तरीका यह है कि हमको कोई भी जो भी हमारे पास अवेलेबल हो उससे हमको कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है। और यहां हमें ध्यान रखना है कि कौन से सिंबल और कौन से कंस्ट्रक्शन रूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कौन से हो गए? गोले मतलब नोड, जो कि आपके कंडीशनल होंगे, या फिर कंडीशनल ना भी हो तो आपके इंक्रीमेंटल, या फिर आपके कोई भी एक जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं उसको भी बना सकते हैं। अल्टीमेटली उनको कंबाइन करना अच्छा रहता है। हाँ, एक चीज मैंने शायद 10 वाली नहीं बताई। 10 में भी इफ है ना, तो इसलिए हमने ये 11 और 12 दिया है, क्योंकि ये 11 और ये 12, ये हमने 2 लिए हैं। तो ये 10, 11, 12 और इसको एंड करना पड़ेगा इस 13 पे एंड इफ पे। तो ये भी कंडीशन होगी, ये भी होगी। कंस्ट्रक्शन रूल क्या है जो मैंने आपको बताया, साथ में आपको एरो और ये नोड का ध्यान देना है। ये होने के बाद आपको साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ये जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना दिया हमने, इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी और क्या निकलेगी? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का मेन मुद्दा यही है कि हमारे पास उसका फॉर्मूला है, क्लियर फॉर्मूला है। ये बनते ही इजीली हम आराम से साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। एक और तरीका आपको बताता हूं, आपको ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपने जितने भी यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट देखे ना, इफ एल्स, डू वाइल, जहां पर भी आपकी कंडीशन चेक होके आपके मल्टीपल रास्ते बन सकते हैं, बस उनको गिन लीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा तरास आ रहा है या आपको लग रहा है यार ये कौन बनाए, ये ठीक बनेगा नहीं बनेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जितने इसमें आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दिख रहे हैं वो ले लीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। उतने आपको क्या बनाने हैं, ये सीधी सी बात है कि वो टेस्ट केसेस उतने बनाने हैं। लेकिन चलिए, हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लिया है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे निकालते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का पहला फॉर्मूला होता है कि जितने रीजन है वो निकाल लीजिए। तो पहला रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया, तीसरा रीजन ये वाला हो गया, चौथा रीजन ये वाला हो गया, और पांचवा रीजन ये वाला हो गया, और एक रीजन मैंने कहा था कि बाहर का रीजन होता है। तो ये 6 रीजन हो गए। इसमें जितने रीजन है उतने टेस्ट केसेस बनाने हैं। अगर आप इसमें कंप्यूट करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, एज माइनस नोड प्लस 2। एज कितने हैं इसमें? 17 एज है। नोड कितने हैं गिन लीजिए, इसमें नोड 13 नोड दिख रहे हैं, प्लस 2 कर लीजिए, ये भी 6 आएगा, ये भी 6, ये भी 6, और तीनों फार्मूले से एक ही आना है। कितने प्रेडिकेट नोड है? प्रेडिकेट नोड वो होते हैं जिनमें से 2 या 2 से अधिक एरो निकलते हैं। तो आपका एक ये हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 प्रेडिकेट नोड हो गए। इस 5 में आप एक ऐड कर दीजिए, 6, तो तीनों से ही आपके 6 आ गए। तो ये जो 6 आया है यही साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। इतने ही आपको नोड बनाने हैं, इतने ही आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं। अच्छा जी, अब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमको एक बेसिस सेट बनाना है। और इस सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ। पाथ क्या है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमें बता चुका है।
देखिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताता है कितने मैक्सिमम बताने हैं। ये आपको एक अपर बाउंड बताता है, जितना आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं मतलब उससे ज्यादा नहीं बनाने पड़ेंगे। तो आप ये भी तो कह सकते हैं मैं उससे कम बनाऊंगा, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। वो कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ बनाने होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ यहां पर चूज करने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप यहां पर रास्ता तय करें, हर बार कोई ना कोई एक नई एज आनी चाहिए। जैसे जो वीजी मैंने आपको बताया वो आपको ये बता रहा है कि भाई कितने इंडिपेंडेंट पाथ होंगे। क्लियर, आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी से ही पता चल गया कि आप 6 पाथ निकाल लीजिए, तो क्यों ना इसमें 6 पाथ 6 रास्ते निकाल लिया जाए। अब देखिए मैं एक एक करके बताता हूं। पहले 1, ये आपका 2, फिर आप गए 10 पे, फिर आप गए 11 पे और 13, यहां खत्म कर दिया आपने। ये एक पाथ हो गया। ओके, अब आप दूसरा पाथ ले लीजिए। ऐसे आपको 6 पाथ मिलेंगे। ये 1, ये 2, फिर 10, फिर 12, ये 13। ये इंडिपेंडेंट पाथ होगा क्योंकि इसमें एक नई चीज आ गई। अब इसी में खुद ही देख लीजिए, यहां पर तक तो आपको सही दिख रहा है, सेम दिख रहा है। यहां पर 11 है, यहां 12 है, इसका मतलब आपके पास एक नया एज आया है और वो नया एज जो होगा नया रास्ता बना रहा है। ऐसे ही आप एक तीसरा ले लीजिए। तीसरा ले लेते हैं, तो तीसरा क्या होगा इसमें? 1, 2, 3, इसके बाद 10 पे चले आइए, फिर आप 11 पे चले आइए, फिर 13 पे चले आइए। 1, 2, 3 नहीं, ये 1, 2 पहले हमने 1, 2 से गए थे, इस बार हम 1, 2, 3 से जा रहे हैं। तो ये भी एक नया पाथ हो गया क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है आपको दिख रहा होगा कि ये और ये एग्जैक्टली सेम है, नहीं यहां पर 3 नया आ गया। ऐसी आपकी 6 पाथ बन जाएंगे। अब ये जो बात बने ना उसमें हमने ये कवर किया, जैसे ये हो गया, ऐसा ले लीजिए यूं, या ऐसा ले लीजिए यूं, ये इस तरीके से। तो ये डॉट 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 का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहां तक गए ना, इसके बाद इसको आगे बढ़ा दीजिए तो भी चलेगा। यहां से आप जो पाथ ले रहे हैं उसको यहां से और आगे बढ़ा दीजिए। तो डॉट 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 का मतलब ये होता है, एलिप्सिस कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी पाथ लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही है, इन सारे पाथ वो सेम ही रहेंगे। तो 6 पाथ बन गए आपके। अब इसमें एक और आपको नई चीज बताता हूं कि अगर आप ये सब भी ना करें तो प्रेडिकेट नोड ही गिन लीजिए। प्रेडिकेट नोड +1 क्या होता है? ये तो आपका साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी या मैक्सिमम नंबर आप जो आपको जो टेस्ट केसेस बनाने हैं, जैसे 2, 3, 5, 6, 10, हर एक नोड ढूंढ लीजिए जिससे 2 या 2 से अधिक एरो निकल रहे हो, वो आपके प्रेडिकेट नोड हो गए। तो फाइनली आपको करना क्या है? टेस्ट केसेस बनाने हैं, और उस टेस्ट केसेस बना के आपको जो बेसिस सेट बनाया है, बेसिस सेट में आपके इंडिपेंडेंट पाथ हैं, उन इंडिपेंडेंट पाथ के हिसाब से टेस्ट चला लेने हैं। तो अब जब एक बार आपने एक सेट ले लिया जो आपकी प्रॉपर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी से भी पक्का हो गया और ये पाथ आपने देख लिया उससे भी तय हो गया, जितने टेस्ट केसेस आपने जैसे 6 टेस्ट केसेस बनाए, पहला टेस्ट केस होगा कि मुझे यहां से ही एग्जीक्यूशन करवाना है, ऐसे आपके 6 बन जाएंगे और इससे पक्का हो जाएगा टेस्टर को कि कम से कम मैंने हर बार जब भी एक टेस्ट केसेस बनाया है एक नया पाथ चूज किया है। कई ऐसे पाथ होते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए मैं यहां से इसमें आना चाहता हूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे पास यही प्रिपेयर ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, किसी दूसरे टेस्ट केसेस में उसको डाल सकते हैं या बाद में टेस्ट केस कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। ग्राफ मैट्रिसेस, आपने ये जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया है, ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो बनाया है ये किससे बनाया होगा? या तो आपने फ्लो चार्ट से बनाया होगा, या आपने कोई पीडीएल से बनाया होगा, प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज होगा, डिजाइन लैंग्वेज होगा, या एल्गोरिथम से बनाया होगा, या कोई डिजाइन इस तरीके से आपने बनाया होगा, चाहे आपने सेंटेंसेस में लिख दिया हो तब बना सकते हैं। तमाम तरीके हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाने के। इसमें हमको केवल ये देखना पड़ता है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं वो कौन से हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर अगर आप जैसे इफ, एल्स, डू, व्हाइल, स्विच, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपके पास इसके अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट है जैसे एंड और नॉट वाला है, तो उन सब के लिए अलग से नोट बन जाएंगे। तो ये बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ग्राफ मैट्रिसेस। ग्राफ मैट्रिसेस में आपको करना ये है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये आपको बेसिस पाथ टेस्टिंग, क्योंकि बेसिस पाथ बना चुके हैं, उसकी टेस्टिंग में आपको फायदा करता है। कौन सा आपने कवर कर लिया, कौन सा नहीं कवर कर लिया, और यहां पर आप श्योर कैसे होंगे
और आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। ग्राफ मैट्रिक्स एक स्क्वायर साइज का मैट्रिक हम बनाते हैं, और इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि यही चीज मैं बनाने वाला हूं। हम क्या करेंगे, रो और कॉलम ऐसे लेंगे। कितने नोड है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 नोड है। तो जितने रो बनाएंगे उतने ही कॉलम बनाएंगे। और कितने रो बनाएंगे, 5। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब हम इसे बनाएंगे कॉलम, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम हो गए। 1 2 3 5, ठीक है जी। अब ये जो आपने बनाए हैं ये नोड हो गए, और ये हम करेंगे क्योंकि दोनों एक ही हैं, और हम नोड को नंबर दिया है, नाम दिया है। ये है कनेक्टेड टू नोड, कनेक्टेड टू नोड। अब देखें इसमें कनेक्टिविटी कैसे देखेंगे। अब जो भी हमने जो नोड है इनको तो नंबर दे दिया, और जो एजेस है इसको हमने कोई लेटर दे दिया, लेटर दे दिया ना। अब देखिएगा कि हर एक नोड में हम एंट्री कैसे कर रहे हैं। चलिए 1 और 3 पे जाते हैं। 1 के साथ 3 कनेक्टेड है और वो एरो है ए, तो 1 से आगे बढ़िए, 3 पे रुक जाइए। किससे कनेक्टेड है, ए, यहां पर आप लिख दीजिए ए। 3 और 4 पे जाइए। 3 और 4 कैसे कनेक्टेड है, बी से, तो 3 पे चलिए, 4 पे जाइए, रुक जाइए, यहां लिख दीजिए बी। अब जाइए आप 4 और 2, 2 और 4 है ना, तो इसके बीच में जो कनेक्शन है उसको हमने सी लेटर दिया है, तो 2 से बढ़िए और 4 पे रुक जाइए, और यहां पर दे दीजिए 2 से बढ़ के, ये है 2, 4 से 2 है, ठीक है जी। ये 4 से 2 जा रहा है ना, तो आपको 4 लेना पड़ेगा। 4 से 2 यहां पर हो गया आपका, ये हो गया सी। अब आप 5 से 2 जा रहे हैं, जी दिया आपने। 5 पर आइए, 2 पे जाइए और जी लिख दीजिए। अब यहां पर आइए 5 से 3, 5 से 3 आप जाएंगे, 5 से 3 क्या है ये, ई, यहां लिख दीजिए। अब यहां पर आइए, आपके पास एफ, 4 से 5 एफ है, तो 4 से चलिए, 5 पे रुक जाइए, यहां एफ लिख दीजिए। अब क्या बचता है आपका डी, ये वाला। 3 से 2 जा रहे हैं, 3 से 2 बढ़े और यहां लिख दीजिए डी, बन गया आपका। अब इसको बनाने का फायदा या हमने किया क्यों, ये इसलिए किया कि ये जो आपने दिए हैं ना, ये एजेस इससे लिंक्ड है, तो क्लियर पता चल जाएगा कौन सा किससे लिंक्ड है, कौन सा किससे लिंक्ड नहीं है। अमूमन इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है कि जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, या एक ही चीज है, तो कई बार क्या होता है कि इसके बीच में ये जहां जहां लेटर्स हैं, यहां 1 डाल देते हैं। कई ग्राफ ऐसे देखेंगे आप, कई जगह पे 1 डाल देते हैं, और बाकी जगह 0 डाल देते हैं। 0 को हम दर्शाते नहीं है, 0 को हम लिखते नहीं है। तो लिंक वेट 1 है अगर कनेक्शन एग्जिस्ट है, जैसे मैंने आपको ये बताया, और अगर 0 है इसका मतलब कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 0 हम नॉर्मली लिखते नहीं है। अब इसके फायदा नुकसान ये है कि इसमें हम दे सकते हैं वेट। इससे क्या फायदा हुआ, मान लीजिए अगर आप ये देखें कि ये जो एज है ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, इसको ये चलेगा ही चलेगा। ई और डी, मान लीजिए ई और डी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे क्लियर समझ में आ रहा है। तो ई और डी पे मैं एक वेट डालूंगा। मान लीजिए मैं वेट तय कर लेता हूं, ये प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 तक हो सकता है, तो ई और डी पे मैं डाल दूंगा 0.8, बाकी पे मैं 0.2 कर दूंगा। समझ गया आप, ऐसे कर देंगे आप। ऐसी प्रोसेसिंग टाइम क्या है, मतलब कितना, अगर यहां से यहां तक जाने में प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको मैं सबसे ज्यादा नंबर दूंगा। आपके ऊपर है कौन सा नंबर देते हैं। मेमोरी, अब इसमें ये भी देख सकते हैं कौन सा ज्यादा मेमोरी खा रहा है। मुझे स्पेशली चेक करना है कि यार ये जो है ना, यहां पर मेमोरी मुझे ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, उसके हिसाब से मैं नंबर डाल दूंगा। तो ये लिंक के वेट है ना, ABCD, इसकी जगह आप नंबर असाइन कर सकते हैं। और नंबर असाइन करने का फायदा ये है कि आपको एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि किस, जब आप इसको एक्चुअल कन्वर्ट करेंगे टेस्ट केसेस में, तब आपको फायदा हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए 1 और 0 का जो मैंने बताया, और जो वैल्यू है ये हम बता सकते हैं कि कौन सा टेस्ट हमको चलाना है, कौन सा टेस्ट नहीं चलाना है। मान लीजिए हमारे 0.8 ये 0.8 है, तो हम यही वाला टेस्ट चलाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। जिसमें नंबर ज्यादा होंगे उनको चला देंगे, बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग तो हम नहीं कर सकते।
लेकिन अगर हमको कम टेस्ट करना है और हमको सारी चीजें मतलब कॉन्फिडेंस भी अपने में लाना है, तो इन वालों को ही चेक करेंगे और इन 2 वालों को छोड़ देंगे, बाकी सबके भी इसी तरीके से करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग, अब इसको हम अगली बार डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।